गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पेपर में हमारे केंद्र राज्य संबंधों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में देखा, उनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि भारत में जिस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है, उस संघात्मक व्यवस्था में जिस प्रकार से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है और हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न हमने केंद्र और राज्य सबके मध्य जो शक्ति का वितरण है उसका अलग अलग सूची में पूरा उल्लेख किया गया है। ये हमने स्पष्ट किया था। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के लिखित उपबंधों के अनुसार हमारी पूरी शासन व्यवस्था चलती है। हमारे केंद्र के क्या अधिकार हैं, राज्य के क्या अधिकार हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम एकात्मक हो चुके हैं कि राज्य के पास कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसा भी नहीं है, राज्यों के पास भी कुछ अधिकार है। तो ये सब पूरा इनको जो स्रोत है वो संविधान है और संविधान की रक्षा का दायित्व हमारी न्यायपालिका के पास है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये सब हमने उसकी प्रारंभिक जानकारी के लिए हमने पिछली कक्षा में स्पष्ट किया। हमने हमारे केंद्र राज्य जो संबंध है उनको 3 भागों में बांट कर देखा था: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। हमने ये भी देख लिया था कि केंद्र राज्य की विधायी संबंध है उसमें जो शक्तियों का वितरण है वो प्राय मुख्य तौर पर 3 सूची और वैसे 4 सूचियों में उनका पूरा उल्लेख है। एक संघीय सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है, चौथी अवशिष्ट सूची है। संघीय सूची में केवल संघ के विषयों के बारे में जो राष्ट्रीय महत्व के हैं या पूरे भारतवर्ष के लिए वो अपने राष्ट्रीय महत्व का अपना स्थान रखते हैं, ऐसे सभी विषयों की पूरा उल्लेख संघ की सूची में है। इन पर कानून बनाने की पूरी शक्ति संघ के पास है। फिर दूसरी जो राज्य सूची है ये राज्य महत्व के विषय हैं, इस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जो राज्य और संघीय यानी केंद्र राज्य स्तर के बराबर के जो उपयोगी हैं विषय हैं उनका उल्लेख है, जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक विषय पर दोनों ने कानून बनाया है तो उस पर फिर केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून ही अंतिम रूप से लागू रहता है। तो 3 सूचियाँ हैं। इसके अलावा अवशिष्ट सूची और भी है। अवशिष्ट सूची में वे विषय हैं जो समय के साथ आगे आने वाले समय में कुछ नए विषय पैदा होंगे, उनके बारे में वो कहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य विषयों को लेकर जब कोई मतभेद पैदा होता है तो ये हमारी शासन व्यवस्था के लिए, हमारे संविधान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट उल्लेख कर रखा था कि अवशिष्ट सूची वो सूची होगी जो आगे आने वाले समय के साथ कुछ नए विषय उभरेंगे, वो अवशिष्ट सूची में डाले जाएंगे और वे विषय अवशिष्ट सूची के विषय हैं उस पर पूरा नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र का नियंत्रण रहेगा। केंद्र का नियंत्रण उस पर बना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अमेरिका की तरह अवशिष्ट सूची वहाँ पर अमेरिका में राज्यों के पास है, लेकिन हमारे यहाँ पर कनाडा की भांति अवशिष्ट सूची की जो पूरा नियंत्रण है वो हमारे केंद्र के पास है। तो कल हमने यहाँ तक उल्लेख किया था। अब आगे हम ये देखेंगे कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर हमारी संसद को किस प्रकार के कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग जो हमारे विषय हैं सूचियों में जो उल्लेख है इन पर कौन क्या कर सकता है, ये तो स्पष्ट कर लिया। लेकिन अब ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर हमारी संसद क्या किस प्रकार की व्यवस्थापन अर्थात विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्ति रखता है। तो एक करके हम उसको देखते हैं। देखिए, पहला है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर। अगर कोई राज्य सूची में कोई उल्लेखित विषय है लेकिन उसका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है या राष्ट्रीय महत्व का वो विषय हो गया है तो फिर उस पर हमारी संसद का अधिकार मिल जाता है कि उस पर वो कानून बनाए। किस प्रकार से? देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल है 249 249 के अनुसार
यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। देखिए, हमारी राज्यसभा, हमारा उच्च सदन, संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में कोई विषय उल्लेख किया गया है और वो विषय अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार पूरा का पूरा मिल जाता है। और इसकी मान्यता एक बार बनाने के बाद में 1 वर्ष तक रहेगी। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि 1 वर्ष की और बढ़ाई जा सकती है और इसकी अवधि समाप्त होने के उपरांत भी ये 6 महीने तक प्रयोग में आ सकता है। समझ में आ गया? मतलब 249 ये अधिकार देता है हमारी राज्यसभा को, और ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। ध्यान रखना, ये लोकसभा के पास नहीं है, ये राज्यसभा के पास है। जब हम हमारी संसद का अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको उस समय भी स्पष्ट किया था कि हमारी राज्यसभा की विशेष शक्ति है, वो उसमें से एक है 249 अर्थात अनुच्छेद 249 के तहत कि राज्यसभा जो हमारी है वो 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हैं कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो फिर संसद को अधिकार दे सकती है कि आप उस विषय पर कानून का निर्माण करें। ठीक है, ध्यान ये भी रखना है कि अगर उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया गया है तो उसका जो वैलिडिटी होगी अर्थात उसका जो अवधि होगी वो 1 वर्ष तक रहेगी। और अगर संसद ये लगे कि नहीं अभी 1 साल और बढ़ाना है तो पुनः भी इसी प्रक्रिया से गुजरकर वो 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ये था राज्य सूची का विषय पर राष्ट्रीय महत्व होने पर उस पर कानून बनाने की हमारी संसद की शक्ति। अगला है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। अब देखिए, पहले वाले मैंने देखा कि राज्य सूची में कोई विषय है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का होने पर हमारी राज्यसभा शुरुआत कर सकती है। लेकिन अब जो सेकंड है ये कहता है कि हमारे जो राज्य हैं, हमारे जो प्रांत हैं, प्रांत के जो विधानमंडल है, प्रांत के विधानमंडल 1 या 2 या 2 से अधिक विधानमंडल ये कह दें संघ से कि आप इस पर कानून बनाइए, तो उस पर क्या हो सकता है। तो देखो आर्टिकल 252 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में? एक बार पूरा स्पष्ट करता हूं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या इच्छा व्यक्त करते हैं? कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए। तथा ध्यान रखना, ये सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा। जो राज्य सामने आकर कहते हैं कि हाँ इस पर कानून बनाइए, उन्हीं राज्यों पर ही वो अधिनियम लागू हो सकता है और वहीं उसका संसद को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि हाँ इन राज्यों के लिए हम इस विषय पर कानून बनाएं। ध्यान रखना, शुरुआत कहाँ से होती है? राज्यों से होती है। राज्य इच्छा प्रकट करते हैं कि आप इस हमारे राज्य सूची में लिखित विषय पर आप कानून का निर्माण कीजिए। ठीक है, तथा उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का पूरा अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा? हमारी संसद को प्राप्त हो जाएगा। राज्य के विधानमंडल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से कभी समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाया किसने है? हमारी संसद ने बनाया। और संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को किसी भी प्रकार से राज्यों को न तो ये अधिकार है कि बदलें और न ही उसको समाप्त करने का पूरा अधिकार है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि राज्यों की इच्छा के द्वारा किसी प्रकार से कोई कानून का निर्माण करना है, ये भी अनुच्छेद 252 के तहत हमारे संसद को अधिकार है कि राज्यों की इच्छा के अनुसार वो कानून का निर्माण कर सके। ठीक है, ये हो गई 2। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारी राज्य सूची के संबंध में, वो है संकटकालीन घोषणा होने पर। संकटकाल की घोषणा होने की स्थिति में क्या होगा? देखो अनुच्छेद 252 कहता है कि संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्ति भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है और इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्व तक चलते रहेंगे। देखो इमरजेंसी की घोषणा हो गई,
संकट काल की घोषणा हो गई, उस स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्ति, कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति है, वो किसको प्राप्त हो जाती है? भारतीय संसद को प्राप्त हो जाती है। हमारी संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो उस पर राज्य सूची में किसी भी विषय पर वो कानून का निर्माण कर सकता है। ध्यान रखना कि अगर संकट काल की घोषणा समाप्त भी हो जाए तो भी 6 माह के बाद तक संसद के द्वारा जो भी निर्मित कानून है वो पूरी तरह से चलते रहेंगे अवधि की समाप्ति के बाद भी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चौथा जो मेन कार्य है वो है विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि भारत में हमारी जो संघ सूची है, संघ सूची में ये उल्लेख किया गया है कि जो विदेश संबंध है, विदेशी राज्यों से जो संबंध है, उस पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? हमारी संघ सरकार का। और ये जो विषय है वो संघीय सूची का है। तो किस देश के साथ क्या संधि करनी है, क्या समझौता हुआ है, उसमें राज्य के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? तो अब ये यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि कोई भी विदेशी राज्यों से कोई संधि हुई है, लेकिन संधि में कोई ऐसा राज्य सूची के विषय है उसमें संबंधित या उसमें प्रभावित करता है, तो उसके संबंध में भी किसी प्रकार का कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की, संघ सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने किसी भी विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की कोई संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का पूरा अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः स्पष्ट करता हूं, समझ लीजिए आप। हमारी भारत सरकार ने किसी भी विदेशी राज्य से कुछ संधि की है, माना कि अमेरिका से की, जापान से की, रूस से की, ठीक है। और अब देखिए संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया, अथवा हमने किसी विदेशी राज्य के सहयोग के आधार पर कोई योजना का निर्माण किया, तो इस संधि के पालन हेतु क्या किया जाएगा? संघ सरकार को अपने पूरे संपूर्ण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूरा उस संधि को लागू करने के लिए किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हो या व्यवस्थित करने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से उसको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस प्रकार की स्थिति में अगर संसद है उसको राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तो भी वो बना सकती है। राज्य मना नहीं कर सकते कि नहीं हमारा विषय आप क्यों करो, नहीं, क्योंकि इसके संबंध में हमारी संसद को ये पूरा अधिकार आर्टिकल 253 के तहत प्राप्त है, इसे वंचित नहीं हो सकते, ठीक है। ये हो गया विदेशी राज्यों के संबंध में। अगला है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, यानी अनुच्छेद 356 आपको पता होगा, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि जब किसी राज्य में शासन व्यवस्था संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलती है, यहाँ उसमें बहुमत या विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति में फिर कोई भी दल न तो सरकार बनाने की स्थिति में है तो कब क्या कैसे होगा। तो इस विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए यह संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, यह संवैधानिक यंत्र विफल हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति हैं वो 356 का प्रयोग करते हुए राज्य आपात की घोषणा कर सकते हैं। अर्थात एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान करता है, ठीक है। दो प्रकार से कई प्रकार से हो सकते हैं, या तो राज्य सरकार है संविधान में लिखित उपबंधों का उल्लंघन कर रही हो, या उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं हो, मिलीजुली सरकार हो, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या मतलब और भी किसी प्रकार से ऐसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूरा उस पर हमारी राज्य विधानमंडल पर कानून निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त होगी? हमारे संसद को प्राप्त होगी, ठीक है। ये अगला है कुछ
जो हमारी विधायी संबंधों के संबंध में अगली जो शक्ति है। अब देखिए अगला जो विषय है वो ये कि कुछ विधेयक को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है। बिना केंद्र के अनुमोदन से न तो वो विधि बन सकती है। इसलिए देखो इस स्थिति में क्या क्या है। देखो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार ये स्पष्ट है कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति से पूर्व परमिशन लेनी होती है, अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या बाहर व्यापार वाणिज्य मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता हो तो भी इस प्रकार का कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, उन विधेयक को प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेने की पूरी वो आवश्यकता होती है, इसके बिना नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे राज्य सूची के विषयों पर संसद के द्वारा विधि निर्माण की शक्ति। अब एक ये है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर किस प्रकार से केंद्रीय हस्तक्षेप किया जाता है या राज्यों के क्या क्या आरोप है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करता हूँ। देखो प्राय ये राज्यों की शिकायत रहती है कि जो केंद्र है अर्थात हमारा जो संघ है वो उद्योग व्यापार वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है। विषय किसके? राज्य के, लेकिन उन विषयों पर केंद्र कानून बनाने लग गया है उद्योग व्यापार वाणिज्य से संबंधित, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लेखित है। 1951 में संसद ने उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिससे उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण रखना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अंतर्गत ला दिया गया और इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 से 27 क्रम वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। यही नहीं, रेजरपत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन जैसे विषयों पर भी केंद्र का अधिकार पूरा स्थापित हो गया। ठीक है, पूरा उन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्य के नेताओं का कहना है कि इस प्रकार का अत्यधिक केंद्रीकरण से राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो रही है, अर्थात उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में साधारणतः संघीय संसद और राज्य की व्यवस्थापिकाओं का कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। ये पूरा हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। इसलिए ये पूरा यूँ कहना कि राज्यों की जो शिकायत है ये पूर्ण सत्य, ये सभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें जो शक्तियाँ मिलती है ये संविधान से मिलती है और संविधान में लिखित उपबंधों के अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो ये किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। जैसे भी परिस्थिति हो, देश के अनुकूल हो या देश के जो भी किसी प्रकार के विधेयक संबंधी से कोई भी कार्य हो तो वो हमारे संघ को पूरा अधिकार है, ये शक्ति हमारे संविधान से प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे केंद्र राज्य विधायी संबंध जिसको हमने स्पष्ट किया।